बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रेड जोन में खुश आमदीद। मैं हूँ फरीद काकड़। आज अफगान तालिबान की जो पॉलिटिकल ऑफिस हैं उनके एक वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया है। मुला गनी बरादर की सरबराही में एक टीम आई है जिन्होंने आज वज़ारत खारजा का भी दौरा किया। इस टीम में जो है मुल्ला लतीफ़ मंसूर, शहाबुद्दीन दिलावर, नूरुल्लाह नूरी, मोहम्मद उमर उमरी और कारी दीन मोहम्मद शामिल थे। आज एक तवील 2 घंटे की जो है वो बातचीत हुई है, नशिस्त हुई है पाकिस्तानी और जो तालिबान की लीडरशिप है उनके दरमियान, और मुख्तलिफ जो उमूर है उनके ऊपर बातचीत हुई है, जिसमें बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जो है वो सबसे अहम है, उसके ऊपर बात हुई है। इसके अलावा जो है वो जो खदशात हैं जिनकी वजह से जो ये पीस प्रोसेस है, जिसको शायद बहुत सारे लोग जिनको जो है ये आज़म नहीं हो रहा, उन खदशात का भी जिक्र किया गया है। ये पाकिस्तान की लीडरशिप से ये तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात जो है वो अक्टूबर 2019 में वजारत खारजा में हुई थी। इसके बाद फरवरी 2020 में जब दोहा में मुज़ाकरात हुए, उस दौरान भी शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई, और आज ये तीसरी मुलाकात है जिसकी बहुत अहमियत है। और आने वाले दिनों में जो रीजनल पॉलिटिक्स है और जो अफगान पीस प्रोसेस है उसके ऊपर जो है इसके बड़े असरात होंगे। गुज़श्ते दिनों आर्मी चीफ ने भी, जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इसके ऊपर बात की कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की कामयाबी चाहता है, और अफगानिस्तान के इश्यूज का हल जो है वो इसमें है कि वहाँ पे मुज़ाकरात हों। आज जो वज़ारत खारजा की जानिब से बयान जारी किया गया है वो भी यही कहे कि पाकिस्तान जो खिते में देरपा अमन के लिए बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के जल्द इनकाद का मुतमन्नी है। ये वज़ारत खारजा की जानिब से बयान जो है जारी किया गया। इसके अलावा तालिबान की लीडरशिप से और तालिबान की पॉलिटिकल ऑफिस के जो तर्जुमान है सुहेल शाही ने भी ट्वीट के जरिए ये बताया कि ये दौरा इंतहाई अहम भी है और इसका मकसद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को जो है डिस्कस करना है। इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर दिफाई तर्जीहकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड नज़ीर सैयद साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। वेलकम टू रेड जोन। शुक्रिया, सबको सलाम जी। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आज ये तीसरा जो है ये दूसरा, टेक्निकली तो दूसरा दौरा है, लेकिन एक तीसरी मुलाकात है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगानिस्तान की जो तालिबान है उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से। पहली मुलाकात अक्टूबर 2019 में वजारत खारजा में हुई, वो आए वहाँ, उन्होंने विजिट किया मुल्ला गनी बरादर की सरबराही में। फिर दूसरी मुलाकात जो है वो दोहा कतर में हुई, और आज ये तीसरी मुलाकात है। तो ये पॉलिटिकल ऑफिस में आज जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आई है। मैं जरा दोबारा से जो लोग मेंबरान शामिल थे इस डेलीगेशन में उनका भी जिक्र करता चलूं, फिर ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मुल्ला गनी बरादर की सरबराही में एक वफ्द आया है जिसमें मुल्ला लतीफ़ मंसूर, शहाबुद्दीन दिलावर, नूरुल्लाह नूरी, मोहम्मद उमर उमरी और कारी दीन मोहम्मद शामिल हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस विजिट को और इसकी कितनी अहमियत है? जी, बहुत शुक्रिया। अहमियत तो सबसे ज्यादा इसकी बड़ी है कि जो इसके टाइमिंग है वो बहुत क्रूशल है, क्योंकि जो 10 मार्च का जो इस मुज़ाकरात में जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग था उसमें शुरू होना था, और उसके लिए जो कंडीशन थी कि जो तालिबान ने 1000 अफगान फोर्सेस के या उनके कैदी छोड़ने थे और अफगान हुकूमत ने कोई 500 कैदी तालिबान के छोड़ने थे। अब उस पर कुछ प्रोग्रेस तो काफी हुआ है, तकरीबन 80-90%, लेकिन कोई 320 कैदी ऐसे हैं कि अभी तक अफगान हुकूमत ने उसको रिलीज नहीं किए हैं, और जिसकी वजह से बार बार ये जो मुज़ाकरात थे इसका जो शुरुआत है वो डिले होते जा रहे हैं। तो ये जो डिले है ये कोई खतरे की अलामत है, और इसलिए इस खतरे को अलामत को जानते हुए पाकिस्तान ने जिस तरह हमेशा से सहूलतकारी से काम किया है और दोनों फरीक के लिए मुज़ाकरात के मेज को सजाया भी है, बनाया भी है और उनको आसान भी बनाया है, और तो जाहिर है एक ऐसा मौका है कि ताकि पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात जल्द से जल्द शुरू हो, और उसके शुरुआत के लिए जाहिर है कि पाकिस्तान के जो फैसिलिटेशन है तालिबान की वो भी अदा कर रहा है, और साथ साथ अफगान हुकूमत के साथ भी डिप्लोमेटिक चैनल पर ये कर रहे हैं कि जब तक ये मुज़ाकरात स्टार्ट नहीं होंगे और जब तक इसका हल पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के मेज पर सामने नहीं आता, तो इसका कोई फौजी हल या कोई जंगी हल या कोई दूसरा हल इसका मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये है कि
और गेम स्पॉइलर कुछ ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और खुसूसी तौर पर आपने देखा होगा कि हफ्ता 8 दिन पहले ये तालिबान जो टीटीपी है उनके जो मुख्तलिफ ग्रुप के अहरार थे उनको साथ शामिल किया गया है और लगता ये है कि दूसरे तरफ पर ये भी काफी खबरें आ रही है और कि दाइश ने भी बड़े जोर शोर से रिक्रूटमेंट शुरू की है और यहाँ तक कि वो रिक्रूटमेंट इंडिया के मशरक़ी जो उनकी रियासतें और केरला वगैरह में उसमें हो रहे हैं। तो जाहिर है कि ये कोई खतरे का पेशखेमा भी है और खतरे की गंजी भी है, क्योंकि गेम स्पॉइलर अगर ज्यादा फाल हो जाते हैं कि जिस तरीके से पहले वो एक बहाने दूसरे बहाने से मुज़ाकरात को पीछे धकेल रहे हैं और उसको शुरुआत से मतलब है कि नहीं होने दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक अपने महाज को मजबूत कराना चाहते हैं, क्योंकि इस अमन के बदले में पाकिस्तान में अमन आना है और इस अमन के बदले में जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई 6,500 से 6,500 वहाँ पर दहशतगर्द अफगानिस्तान में उसकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं और जिसमें टीटीपी भी शामिल है, दाइश भी शामिल है, जमात अहरार भी शामिल है, अहरार भी शामिल है और इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो है उनकी जो अभी सिंडिकेशन हुई है और जाहिर है कि इससे खतरात तो बढ़ गए हैं। और तीसरी बात मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थे और उनके साथ तो इन टच रहा है, लेकिन साथ साथ अफगान हुकूमत को भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं और कि जब उनको बुलाते हैं तो इनके साथ भी डिप्लोमेटिक चैनल पर अपने व्यू एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन की जमानत है। और तो जाहिर है कि ऐसे मौके पर तालिबान को बुलाना और उनको लिए मतलब है कि ये मुज़ाकरात को बेहतर बनाना या उनके लिए माहौल बनाना और ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है। और अदरवाइज पाकिस्तान ने पहले भी जो पहला पड़ाव था इसका अमेरिका और तालिबान के दरमियान उसको भी फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक बात और भी सामने आ रही है और कि अफगान हुकूमत तो पता नहीं क्यों, क्योंकि अफगान के जो अवाम है और इसके जो पॉलिटिकल धड़े हैं वो तो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में मुज़ाकरात को और इसका पुरअमन, क्योंकि सब पर ये जो वार फटीक है सब पर आ चुका है, तो तालिबान पर भी अफगान हुकूमत पर भी और बाकी लोगों पर भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका भी इधर से निकल रहा है, तो फिर तो ये सुनहरी मौका है और कि इससे फायदा उठाया जाए और मुज़ाकरात की शुरुआत जो हो। ठीक है ब्रिगेड साहब, मैं आपकी तरफ ब्रिगेड से दोबारा आते हैं, आयाज वजीर साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन एक छोटे से वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आएंगे और बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। स्टे विद अस। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं तालिबान वफ्द का दौरा पाकिस्तान जो कि इंतहाई अहम है, जिसकी टाइमिंग भी इंतहाई अहम है। मुल्ला गनी बरादर की सरबराही में तालिबान वफ्द का ये दौरा और वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अस्करी लीडरशिप है, उनसे मुलाकात कुछ हुई है, कुछ मुतवक्के है। इन इशूज़ पर बात करते हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नज़ीर सैयद साहब और उनके साथ ही मौजूद हैं अयाज वज़ीर साहब, साबिक सफ़ीर है, अफगान उमूर पर महारत रखते हैं। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे प्रोग्राम में। मैं जरा अयाज वज़ीर साहब के पास चलूंगा। वज़ीर साहब, ये बताइए कि ये जो आज दौरा हुआ है मुल्ला गनी बरादर की सरबराही में, जिसमें मुल्ला लतीफ़ मंसूर, शहाबुद्दीन दिलावर और बाकी जो रहनुमा है वो भी मौजूद है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के बाद ये पहला दौरा है अफगान तालिबान का और जो अफगान मुज़ाकरात हैं उसमें एक अहम पेशरफ्त है कि उन्होंने, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। तो किस तरह देख रहे हैं इस दौरे को आप? देखिए, दौरा तो जाहिर बात है बहुत ही अहम दौरा है, अहमियत का हामिल है, क्योंकि इंट्रा अफगान डायलॉग अब शुरू होने की देर है, लेकिन उसमें थोड़े से मुश्किलात पेश आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ज्यादातर तो शायद वो वजह हो कि देखा जाए कि किस तरह उसको हल किया जा सकता है। अगर याद हो तो 29 फरवरी को जब अमेरिका और तालिबान का एग्रीमेंट हुआ था दोहा में, तो उसमें ये तय हुआ था कि 5000 कैदी तालिबान के अफगान हुकूमत के पास है और 1000 अफगान हुकूमत के तालिबान के पास है। ये एक दूसरे को तोड़ेंगे और फिर उसके बाद 10 मार्च को इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें देरी आ गई। फिर अफगान हुकूमत ने कहा कि हम नहीं रिहा करेंगे, 400 या 500 लोग उसमें खतरनाक कैदी है। फिर लोया जरगा बुला लिया, लोया जरगे ने अथॉरिटी दे दी कि रिहा कर लो, लेकिन उसके बावजूद कि उसने ऐलान कर लिया कि मैं दस्तखत कर लूंगा, शायद दस्तखत भी कर लिए रिलीज ऑर्डर पे, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, ये 320 कैदी हम रिहा नहीं करेंगे और साथ साथ ये भी डिमांड कर लिया कि 20 हमारे कमांडो जो है वो तालिबान के पास से वो रिहा कर दें। तो इससे वो जो इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू करनी थी उसमें मजीद मुश्किलात पेश हुई है। और तालिबान ये कहते हैं कि हमारे साथ अमेरिका ने एग्रीमेंट किया है कि हमारे सारे कैदी छोड़ेंगे तो उसके बाद हम अफगान हुकूमत के साथ डायलॉग करेंगे, जब तक वो नहीं छोड़ेंगे हम डायलॉग नहीं करेंगे। और उधर अफगान हुकूमत उसको डिले कर रहे हैं जितनी देर हो सके। ठीक है। तो अब ये मुश्किलात आ गई है। मेरा ख्याल है इस विजिट में इस पे ज्यादा फोकस होगा कि इस मरहले को किस तरह तय किया जाए ताकि जल्द से जल्द इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू हो जाए। ठीक है, वजीर साहब आपके पास दोबारा आता हूँ। मैं ब्रिगेडियर नज़ीर साहब से पूछ लूँ। ब्रिगेडियर साहब, कुछ अफगान हुकूमत को जो है वो एतराज है कुछ तालिबान की रियायत पर, जिसका वजीर साहब ने भी जिक्र किया। गुज़िश्ता दिनों जो तालिबान जो कैदी थे जो अफगान हुकूमत के पास थे, उनकी रिहाई हुई, जिनमें से जो है वो हिकमतुल्लाह सैयद रसूल, गुल अली, मोहम्मद दाऊद और नकीबुल्लाह और बाकी कुछ शामिल है, जिसके ऊपर फ्रांस ने भी तशवीश का इजहार किया है। तो क्या अमेरिका को या जो लीडरशिप है उनको ये नहीं पता कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अफगान हुकूमत को भी शायद एतराज हो? तो क्या ये डिले टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है या आपके ख्याल में वाकई उनके पास कोई रीजन है इसके कि उनके जियों को जो है रिहा नहीं किया जाए? देख लो, बात तो ये पैदा हुआ था वो अमेरिका और तालिबान के दरमियान था और उसके जो खलील जात थे, जो पॉइंटमैन थे, उनके एम्बेसडर फॉर दिस पीस प्रोसेस, वो हर कोई जो बातचीत होता था तो उसके बारे में अफगान हुकूमत को ब्रीफ भी करते थे और उनके इनपुट भी लेता था और उनको उनके रिजल्ट भी बताता था। तो ये नहीं था कि अफगान हुकूमत उस मुआहिदे से एक किस्म का आगाह नहीं थे या उनको पता नहीं था। अब जो ये बार बार उनको कत्ल किया जा रहा है या इनको पीछे धकेला जा रहा है, एक बहाना या दूसरा बहाना या एक चीज या दूसरी चीज सामने ला रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि जाहिर है कि जो भी बातचीत शुरू होगा तो उसका एहतमाम भी होगा और उसका एहतमाम एक नए मैकेनिज्म, एक नए हुकूमत, एक नए जो स्टेक होल्डर्स होंगे
اس کے مطابق ہوگا. تو ظاہر ہے اس میں اشرف غنی کی حکومت کے لیے تو اسپیس بہت کم رہ جائے گی. تو ظاہر ہے کہ وہ جتنا اس کو ڈیلے کرتا جا رہے ہیں تو اپنے اقتدار کو اتنا ہی دوام دے رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جب یہ جس طرح وزیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ لوئے جرگہ سے اس نے جب سینکشن لے لیا اور وہ ہر قبیلے ہر اس سے نوکن کارنر سے تھے اور پھر ڈکری بھی دی, اس نے صدارت کی ڈکری بھی دیا اور اس کے باوجود نہیں کر رہے ہیں آزاد, جبکہ امریکہ کے ناٹو کے کنٹریز پر اور ان کے فوجیوں پر, ان کے ڈپلومیٹس پر اور ان کے باقی شہریوں پر سب سے زیادہ حملے اور طالبان نے کیے ہیں. اور یہ جو باقی قیدی ہے اس پہ وہ لوگ شامل ہیں, جس طرح آپ نے فرانس کا ذکر کیا کہ ان کے بھی 2 شہری جو مارے گئے تھے اور ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں. لیکن جب امریکہ اس کی اجازت دے رہے جس پر سب سے زیادہ حملے ہوئے, ناٹو کنٹریز اجازت دے رہے ہیں جب ان پر سب سے زیادہ حملے ہوئے, اور یہ اس ڈیل کا ایک پرماننٹ حصہ ہے, رادر ایک پری کنڈیشن ہے, تو پھر اس کو افغان حکومت کو یا اشرف غنی کی حکومت کو میرے خیال میں کہ اس سے پہلو صحیح کرنا یا اس کو نظر انداز کرنا یا اس کے لیے بہانے ڈھونڈنا میرے خیال میں کہ پیس کے لیے یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے. اور یہ افغان عوام کی جو خواہشات ہے پیس کے لیے اس کے ساتھ یہ ایک قسم کی ڈیلیئنگ فیکٹر ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو دوام دینا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جیمز فائلر کو زیادہ موقع پرووائڈ کرنا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس طرح پاکستان میرے خیال میں جو کردار ادا کر رہا ہے اس بارے میں, اور ظاہر ہے کہ پاکستان تو پہلے بھی ایک فیسیلیٹیٹر رہا, اب بھی جس طرح میں نے پہلے بتایا, لیکن اب یہ ہے کہ شاید پاکستان نے مزید طالبان کو شاید اس بات پر آمادہ کیا ہو کہ کچھ لوگ کے بنیاد پر جتنا آگے بڑھ سکتے ہو, جتنا جلد مذاکرات شروع کر سکتے ہو اتنا بہتر ہے. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو FATF کے نئے شرائط اور ان پر جو ہمارے ہاں بل وغیرہ پاس ہو رہا ہے یا کچھ ہو چکا ہے, تو اس پر بھی کچھ طالبان کے تحفظات تھے کہ ان پر کچھ پابندی, سفری پابندیاں لگ رہی تھی, اور ان پر جو مالی معاونت ہوتی ہے اس پر کچھ پابندیاں ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ افغان ریفیوجیز کا آنا جانا اس پر کچھ ان کے مطالبات تھے. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں درمیان میں تو آ چکی ہوگی, لیکن جتنے بھی مسائل ہیں یہ افغانستان بھی دیکھے دے, اور کوئی طالبان سے تعلق رکھتا ہو یا افغان حکومت سے یا افغان عوام سے. لیکن یہ ہے کہ ایک نقطے پر جس طرح پر ریجنل ممالک بھی اور پاکستان بھی ایک بات پر بالکل متفق ہے اور مرکزی نقطہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل فوجی نہیں ہے اور نہ جنگ ہے. اس کے مسئلے کا حل میں اس پر بیٹھ کر مذاکرات کرنے اور مذاکرات بغیر بیرونی دباؤ کے اور بہتر انداز سے ہو تاکہ اس کا حل نکل آئے. لیکن اس سے پہلو کرنے کا مجھے افغان حکومت کی طرف سے اور کوئی ٹھوس وجہ نظر نہیں آ رہی ہے اور سوائے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے. لیکن جلد یا بدیر یہ تو شروع ہوں گے, کیونکہ ٹرمپ صاحب کے بھی جو انتخابات ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ چاہیں گے کہ افغانستان کے بارے میں وہ اپنے انتخابی مہم میں کچھ ایسا ٹرمپ کارڈ دکھا دے اور جس پر وہ ووٹ لے سکے. تو ظاہر ہے کہ امریکہ کا میرے خیال میں کہ فل پریشر ابھی افغان حکومت پر نہیں آیا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے عبداللہ سے بھی تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہوئے معاہدہ کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہوا ہے. تو مطلب ہے کہ آیا پولیٹیکل ول نہیں ہے یا کیا ان کے اسی کو لے کر میں وزیر صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا. وزیر صاحب یہ بتائیے کہ گزشتہ آپ کو یاد ہوگا جب صدر اشرف غنی نے سیکورٹی فورسز کو دفاع کے بجائے طالبان پر حملے کرنے کا حکم دیا, ایک طرف تو یہ نظر آیا, پھر طالبان جو ان کی ڈیمانڈ تھی قیدی کی رہائی میں وہ اس میں بھی ڈیلے ٹیکٹکس کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے افغان میں جو پریزیڈنٹ ہے یا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی, آپ کے خیال میں ڈیلے ٹیکٹکس کیوں کے لیے جا رہے ہیں اور ایسے کیوں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پیس کو نقصان ہوگا؟ دیکھیے, ڈیلے کرنے میں افغان حکومت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی
अपनी जो एक हुकूमत है वो कायम होगी, वो चलती रहेगी। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, ये कहते हैं कि शायद अशरफ गनी साहब को अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से कोई इशारा मिला है कि आप जरा डिले कराते जाइएगा, ट्रम्प साहब का इलेक्शन हो जाए, ट्रम्प साहब जीते या हारे तो हम अफगानिस्तान से इतने जल्दी निकलने वाले नहीं हैं। हम रहेंगे और आपकी हुकूमत कंटिन्यू करेगी, तालिबान आपके साथ आके शामिल हो जाए तो वो अलग बात है, अगर ना हो तो यू विल कंटिन्यू। तो वो चाहेंगे, जाहिर बात है कि जितनी देर डिले कर सके वो सदर रहेंगे, हुकूमत उनकी चलती रहेगी। वरना अगर डायलॉग में चले जाएं तो फिर तो कोई या तो इंटरिम हुकूमत जल्दी बनाएंगे, या फिर अगर सही मुकम्मल हुकूमत बनाते हैं तो उसमें जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उनकी तो फिर हैसियत वो नहीं रहेगी, फिर तो तालिबान भी शामिल होंगे, फिर तालिबान फुट सोल्जर भी आएंगे, फिर आइन पे भी बात होगी, आइन यही रहेगा, सिरे से नया बनाएंगे, अमेंडमेंट होगी, क्या होगा, कई चीजें हैं। ये तो मैंने जो एक मोटी चीजें बताई, तो इन सब पे अगर बात हो जाती है तो फिर अशरफ गनी साहब की जगह यहाँ नहीं होगी जैसे अभी ये है। तो उसको डिले करने में उसका फायदा है जाती, मुल्क को नुकसान है, अफगान अवाम को नुकसान है। अफगान अवाम और मुल्क का फायदा ये है कि जितने जल्दी इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू हो सके वो कर ले। तो साथ में मैं समझता हूँ तालिबान को भी अगर होशियारी दिखा दे तो अभी उनके 320 कैदी अफगान हुकूमत के पास है, जिनका अमेरिका ने वादा किया था कि ये सब रिहा होंगे, लेकिन अफगान हुकूमत नहीं रिहा कर रही। तो ये एक किस्म की गारंटी है कि ये बंदे अब रिकॉग्नाइज्ड है, ये अफगान हुकूमत अगर चाहे भी उसको न नुकसान पहुंचा सकती है, न मार सकती है, न कहीं और जगह मुंतकिल कर सकती है। इनकी जिंदा और सलामती गारंटी है। अगर तालिबान कहे कि अच्छा अगर ये तुम्हारा बहाना है कि ये आप नहीं छोड़ेंगे तो इस पर बात करेंगे, आ जाएं हम दूसरी ये जो हमारी आपस की बात है, इंट्रा अफगान डायलॉग है, हम वो शुरू कर लेते हैं। इसमें कैदी फिर हम देख लेंगे जब वो बन जाएगी कि हमारे कैदी रिहा होते हैं कि नहीं होते, फिर अफगान हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि वो पीछे हट जाए, अपने लोगों की नजरों में उनकी कीमत खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सैयद साहब ये बताइए कि आपको पता है अमेरिका के अमेरिकन इलेक्शंस भी होने वाले हैं और जैसे अयाज वजीर साहब ने कहा कि शायद वहां से भी कोई इशारा है गनी साहब को, तो क्या कोई वाकई जो है वो आपके ख्याल में जो इलेक्शन के जाहिर सी बात है असरात होंगे अफगान पीस प्रोसेस पे, तो ये डिले जो है जाहिर सी बात है वो नुकसान की तरफ लेके जाएगी। तो कब तक ये आपके ख्याल में मुतवक्के है कि अफगान जो बैरून अफगान मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो, क्योंकि मामलात जो है वो कटाई में पड़ रहे हैं और अगर डिले होते हैं तो उसमें फिर स्पॉयलर जो है वो बड़े एक्टिव होंगे जिसकी वजह से खिते को नुकसान होगा। तो कब तक मुतवक्के है और मामलात किस जानिब बढ़ सकते हैं? कोई नरमी दिखाई जा सकती है दोनों जानिब में से किसी एक में से? मेरे ख्याल में कि जहाँ तक अमेरिकन इलेक्शन का ताल्लुक है तो उसका ताल्लुक अवाम से होता है और वहाँ के अवाम के लिए ये चीज ज्यादा और बेहतर होती है जो कोई भी कंपेन में पेश करता है कि मैंने अपने फौजियों को ये उनका बड़ा फिट फिक्रा होता है और उनको के जरिए उनको वोट मिलते हैं, इसलिए कि किसी के फौजी के माँ बाप नहीं चाहते और कि उनके बच्चे हालत जंग में हो और वो बॉडी बैग्स को वसूल करते रहे। तो जाहिर है वो जंग को तो वो अमेरिका हर जगह लड़ता है, लेकिन फिर उधर से पसपाई भी अपने फौजियों को बुला लेते हैं और ये हमेशा जब जाते हैं तब भी उस पर वोट लेते हैं और जब वापस आते हैं फिर भी उस पर वोट लेते हैं। तो अब उनके वापसी का दौर शुरू हो चुका है अफगानिस्तान से और तो जाहिर है कि वापसी पर उनको वोट देंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात तो इसलिए कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उसको कहता है पेंटागन या CIA और कि आप डर जाएं और अशरफ गनी को और वो ट्रंप के साथ एक पेज पर नहीं है और तो मेरे ख्याल में कि फिर ट्रंप को
कि जो डीप स्टेट है वो डीप स्टेट फिर प्रिवेल करेगा अमेरिका के इंतखाबात में और ट्रंप को फिर शिकस्त हो जाएगी। और लेकिन बात ये है कि आया डीप स्टेट को भी इधर इस हालत में रहना कि गैर फाल हो और वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत हो जो कि मजीद खून खराबा हो रहा हो, क्योंकि जाहिर है कि जंग को कोई भी फरीक हतमी तौर पर नहीं जीत सकता। अलबत्ता ये जंग के जरिए ज़्यादा खून खराबा होगा। अब वो तकरीबन ये मेरे ख्याल में 2017 के बाद ये तकरीबन 15,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब है कि इस जंग में शहीद हो चुके हैं। तो जाहिर है कि बहुत बड़ी बात होती है कौम के लिए और इसके लिए आज बहुत ज्यादा सिविलियन, तो ये बहुत बड़ी मतलब है कि लिहाज से खून खराबा इसको रोकना बड़ा जरूरी है। अलबत्ता ये कि इतराज सबसे पहले अशरफ गनी हुकूमत को करनी चाहिए, तालिबान को भी करना चाहिए, इसके लिए बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, क्योंकि अभी ये मौका मिला है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने गेम्स पायलट से या डिलेइंग सेक्टर से या इस किस्म के लोगों से इस पीस प्रोसेस को बचाया नहीं और इसको मंतक के अंजाम तक नहीं पहुंचाया, और क्योंकि जंग के मैदान में तो कोई भी जीत नहीं है और ये तो लाशें ही लाशें हैं, बर्बादी ही बर्बादी है और ऑलरेडी उनकी हो चुकी है। जी ठीक है ये सब जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ताकि एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा के इश्यूज पे बात करते हैं। स्टे विद अस। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है,
ہر کربلا کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی افغان طالبان کے وفد کا جو یہ دورہ پاکستان ہے، بڑا امپورٹنٹ یہ دورہ تھا ایک ایسے وقت میں جب کرونا وائرس کے بعد جو ہے وہ زندگی جو ہے معمول کی طرف جا رہی تھی۔ ایک ایسے وقت میں اتنا اہم دورہ وہ ہے، اور یہ پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ بالخصوص شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ تیسری ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات اکتوبر 2019 میں جو ہے وہ ہوئی، وزارت خارجہ میں ہی ملا عبدالغنی برادر جو ان کی سربراہی میں وفد آیا اور بڑی گرمجوشی سے پاکستان نے ان کا استقبال کیا اور گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ یہ دورہ کیا گیا۔ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، ان سے بھی لاسٹ کمنٹس لیں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو وفد ہے اس میں مولا عبدالغنی برادر جو کہ لیڈ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ مولا لطیف منصور، شہاب الدین دلاور، نور اللہ نوری، محمد عمر عمری اور قاری دین محمد بھی شامل تھے۔ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے، اور جیسے ہمارے مہمانوں نے کہا کہ جو اسپوائلرز ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دورے کا مقصد وہ جو اسپوائلر ہیں ان کو ڈسکس کرنا، اور اس کے بعد پاکستان نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا اور بارہا یہ اظہار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بالکل آخری سوال، وقت کم ہے، یہ بتائیے کہ بیسیکلی چاہتا کون ہے کہ افغان جو مذاکرات ہیں وہ یا تو ناکام ہو یا پھر ڈیلے ہو؟ کیونکہ سامنے جو ہے وہ پریزیڈنٹ غنی ہے جو ڈیلے ٹیکٹکس کے جو ہے اپنی حکومت کو اپنی ذاتی جو ان کی پاور ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اسپوائلر کون ہے اور کس کو فائدہ ہوگا افغان مذاکرات کی ناکامی سے؟ دیکھ لو، یہ جو گیم اسپوائلر ہے یہ تو افغانستان کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کی تقریباً پچھلے کوئی 20 سال سے وار اکانومی ہے، اور وار اکانومی میں بعض لوگوں کو بہت فائدے ہوئے ہیں، کرپشن بھی بہت زیادہ تھا، اور ظاہر وار اکانومی کے پیسے ایسے ہوتے ہیں اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتا اور اس میں موسٹلی کیش ٹرانزیکشن ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ ملیشیاز ہیں اور کچھ وار لارڈز ہیں، اس کے علاوہ افغان حکومت سیلف ہے، اور تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس چیزوں کو دوام دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پولیٹیکل گیم اسپوائلر بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ پہلے جو ہمارا حصہ تھا افغان حکومت میں یا اس میں جو ہمارا عمل دخل تھا، ابھی طالبان کے آنے کے بعد تقریباً وہ کافی کم ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ پوری طریقے سے اپنے اس پاور کاریڈور کو یا اس پاور پراوس کو کمزور کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ گیم اسپوائلر باہر سے ہیں اور وہ کچھ ریجنل ممالک کے، اور ریجنل ممالک کے لیے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے تاجک سے، ازبک سے، پشتون باقی ہیں، اور تو یہ ممالک اپنے جو ایتھنک گروپ سے ان پر اگر دباؤ ڈالے پیس کے لیے بنسبت جنگ کے لیے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور کیونکہ اس جنگ کے ذریعے ان کو بھی خطرات لاحق ہے۔ اور اگلا جو گیم اسپوائلر ہے ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کا بہت عمل دخل ہے، جو اسرائیل ہے ان کا بھی عمل دخل ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا مغربی سرحد پاکستان کے لیے جو افغان جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جو افغان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور جس طریقے یہ 6,500 جو اقوام متحدہ کے سروے گروپ نے کہا ہے اور ان کی رپورٹ میں شامل ہے کہ اتنے دہشت گرد وہاں پر فعال ہے، اور ابھی یہ ان کی ری یونیفیکیشن بھی ہو چکی ہے اور TTP کے، اس کے علاوہ جو داعش میں بھرتیاں ہو رہی ہے اور انڈیا سے ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مزید پاکستان کو اسی جنگ میں جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا پاکستان کا مغربی سرحد ہے
और वहाँ पर पाकिस्तान की फौजें भी टाई अप रहे और पाकिस्तान के जो अमन का रास्ता है या वहाँ पर जो ट्रेड हो, वहाँ पर जो पीपल टू पीपल कॉन्फ्लिक्ट हो, और इसके अलावा जो अफगान रिफ्यूजीज है और उसके लिए कुल फिक्र पैदा न हो। तो इन सारी चीज़ों को रखकर वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं। और तो वो भी क्योंकि इंडिया और रा का काफी आपस में है, और एक तो रिपोर्ट ये भी है कि ये जो मर्जर हुआ है टीटीपी के साथ अखबार के ग्रुप्स का, तो ये भी कहता है कि इंडिया और रा ने इसको फैसिलिटेट किया है और उनको कुछ बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं। और रफ्ता रफ्ता हमने देखा होगा कि वजीरिस्तान वगैरह में और बाकी इलाकों में ये फिर दोबारा से फाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के अगर गेम स्पॉइलर मतलब कि बाजी ले जाते हैं या वो प्रिवेल कर जाते हैं, तो पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होगा और मजीद डिस्टेबलाइजेशन होगी। और जाहिर है कि कोई भी दुश्मन हो और तो वो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन आए या उनका जो मगरबी सरहदें वो पुरअमन हो और पाकिस्तान की तवज्जो फिर कश्मीर की तरफ हो और बाकी। और इस तरह सीपेक को भी इसी जमन में वो समझते हैं, जिस तरह अमेरिका की डीप स्टेट है वो भी समझते हैं कि सीपेक का और उनके खुलकर असराजात हैं। और अगर ये अमन आता है तो फिर हमारा मगरबी रूट और फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इक़्तिसादी एक्टिविटी भी अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है, और ये बात पाकिस्तान को इस चीज का अंदाजा भी है। जी जी ठीक है दीजिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपने मुस्तरफ़ी हमसे वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ब्रिगेडियर रिटायर्ड नज़ीर सैयद साहब की। इससे पहले हमारे साथ अयाज वजीर साहब भी मौजूद थे, जिसने और दोनों मेहमानों ने जो है वो बहुत डिटेल से जो अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस के ऊपर बात की। सिंपली मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी पाकिस्तान की वसी तर मफाद में, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप अस्करी क़यादत चाहती है कि अफगानिस्तान में अमन हो, और उसके लिए पाकिस्तान ने कोशिश भी की और पाकिस्तान ही की कोशिशों से जो है वो पीस टॉक हुए। लेकिन अब इशू ये है कि अफगानिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त मौजूद है वो डिले टैक्टिक्स खेल रही है। वो कोशिश कर रही है कि वो अपने इक़्तिदार को एक्सटेंड करें, जिसका फायदा उनकी जात को तो होगा लेकिन रीजन के लिए और अफगानिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। अफगान तालिबान का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। जब वो यहाँ आए और पाकिस्तान पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत जो आज डेलीगेशन में मौजूद है उनसे मुलाकात भी हुई, और वो जो स्पॉइलर हैं और जो खदशा है पाकिस्तान को कि इन लोगों से जो है वो मुज़ाकरात जो है वो इन लोगों से मुज़ाकरात को नुकसान पहुंच सकता है। उनकी पर बड़ी डिटेल से बात की। देखते हैं आने वाले दिनों में रीजन के ऊपर और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के ऊपर इस मीटिंग के क्या असरात होते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।